गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग अभी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, ट्रेडर्स टू रूलर्स। तो लास्ट वीडियो जो मैंने आपको हाफ एन आवर का शेयर किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रिटिश जो हैं वो कैसे दे केम एज ट्रेडर्स एंड ग्रेजुअली दे बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया। एंड क्यों उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए था, रूलर्स मतलब पॉलिटिकल पावर क्यों चाहिए था, कंट्रोल, उससे क्या फ़ायदा हो सकता था। तो एक शॉर्ट में हमने समरी पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई यहाँ कब्ज़ा करने के लिए। तो 4-5 पॉलिसीज़ थी, पैरामाउंट्स की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, फिर आउटराइट वॉर्स। तो इन्होंने मल्टीपल स्ट्रेटजी अपनाया इंडिया पे कब्ज़ा करने के लिए। एक ही स्ट्रेटजी हर जगह नहीं लगाया, जहाँ पे जिस तरह से भी हो सकता था उस तरह से, कानून के सहारे से, वॉर के सहारे से, धोखाधड़ी से, स्पाइंग करके, डिचिंग करके, कमांडर को कभी कभी अपने इसमें लेकर उसको ख़रीद कर, तो जिस भी तरह से हो सकता था लालच देकर इन्होंने अलग अलग प्रिंसली स्टेट पे कब्ज़ा किया और ग्रेजुअली दे कॉन्कर्ड होल ऑफ इंडिया। तो अब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट वर द इंटरनल फैक्टर्स, कि इंडिया में आखिर क्या थे, सब हाथ धरे बैठे हुए थे क्या, जब इतना उनके ख़िलाफ़ ब्रिटिश इतना साजिश कर रहे थे और इस तरह से पूरा उनके ऊपर हमला हो रहा था, एक के बाद एक स्टेट उनके अंडर में आते जा रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे। तो हमने बताया कि इंटरनल सिचुएशंस ऐसा था और मुग़ल के बाद जो हालात इंडिया में पैदा हुए उसके बाद मराठाओं ने कोई सेंट्रल कंट्रोल उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत क्विक, और उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे लोग। तो अल्टीमेटली इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट वाज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अदर पार्ट्स। सो ब्रिटिश टुक हेल्प ऑफ दैट। इसमें खुद फैक्शनिज्म था, झगड़ा था, इतना कुछ था जिसकी वजह से उनको आसानी हुई। फिर एक हमने पढ़ा एक्सटर्नल सिचुएशंस में, कि एक्सटर्नल सिचुएशन क्या था जिसने ब्रिटिश को या यूरोपियंस को हेल्प कर दिया इंडिया में और एशिया में, अफ्रीका में हेल्प किया। तो उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, कैपिटलिज्म है, इम्पेरियलिज्म है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये सब डिस्कस किया है वर्ड बहुत डिटेल में, इसीलिए हमने डिस्कस किया था ताकि यहाँ पे आपको आसानी हो। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज़ बन गई, फैक्टर्स हमने पहले भी पढ़ा है। फैक्टर्स जो ऑफिसर्स होते थे उनको फैक्टर्स बोलते थे, उससे फैक्ट्रीज़ जहाँ पे वो रहते थे वहाँ प्रोडक्शन होने लगा और फिर उसके लिए बहुत मास प्रोडक्शन होने लगा क्योंकि मशीन पे होता था। तो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट भी चाहिए। अब अररिया में साबुन बन रहा है, अब बहुत सारा साबुन बन गया, 10,000 साबुन बन गया, तो अररिया में 10,000 साबुन खरीदने वाले लोग नहीं होंगे, तो हमें नया मार्केट खोजना होगा जहाँ पे हम इसको बेच पाएँ। तो दे नीडेड मार्केट्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड दे ऑल्सो नीडेड रॉ मटेरियल्स, कि अब यहाँ पे जितना मकई था वो यूज़ हो गया तो अब कहीं और से ले आते हैं। अगर हम मकई का कोई चीज़ बनाना है, सत्तू बनाना है, तो यहाँ का यूज़ हो गया सारा, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, फैक्ट्री में और चाहिए, तो और अररिया का नहीं, अररिया से बाहर का भी लाना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग फॉर चीप रॉ मटेरियल। तो ये इसके लिए ये लोग एशिया की तरफ आए, अफ्रीका की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा थे, रिसोर्सेज थे, प्लस पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। तो दोनों फ़ायदा था, रॉ मटेरियल्स चीप मिल जाता था, आपको वर्कफोर्स चीप मिल जाता था, मार्केट बहुत बड़ा मिल जाता था इनको, कि नेचुरल रिसोर्सेज में ये सब एरिया बहुत रिच है। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उस टाइम में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया में नहीं आया था, रिनेसा नहीं था इस पोर्शन में। साइंटिफिक आइडियाज़ जो वहाँ पे चल रहे थे, जो यूरोप में स्पेन के थ्रू और बगदाद के थ्रू पहुँचे थे, बगदाद के, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था उस टाइम में। तो बहुत सारी चीज़ें पुरानी थी और न्यू जो टेम्परामेंट है जो वहाँ पे रेनेसां से आया था वो यहाँ पे नहीं आ पाया था। तो उधर से होते हुए आया तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ ज़्यादा थी, तो वो लोग इधर का रुख किए, उनके पास पावर ज़्यादा था, हथियार ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग साइंस पढ़ रहे थे, नई नई चीज़ें खोज रहे थे, नई नई मशीन्स बन रही थी। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट में, ये सेकंड जो पार्ट का वीडियो है, इसमें हम लोग, मैंने बताया था कि कई पार्ट में, 3-4 पार्ट में बना देंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि अब कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज़ यहाँ आई। पहले तो देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज़ आए, क्या सिर्फ ब्रिटेन आया, तो ब्रिटेन आया तो किस तरह आया, और भी दूसरे कंट्रीज़ कौन कौन से आए। तो जब बहुत सारे कंट्रीज़ आए तो ब्रिटेन ही कैसे बच गया लास्ट में, कैसे कैसे फ़िल्टर आउट हुआ, कितने कंट्रीज़ आए, क्यों आए, फिर धीरे धीरे कम कैसे होते चले गए, और फिर एक कंट्री का ही ज़्यादा कब्ज़ा। तो अब लोग जब यूरोपियन कंट्रोल की बात करते हैं इंडिया में, तो ओवरऑल ज़्यादातर कब्ज़ा जो है ब्रिटिश कंट्रोल की बात करते हैं। तो ब्रिटिश कैसे उसमें लीड ले गए, तो ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में ब्रिटिश ने कैसे बाकी यूरोपियन, उस वीडियो में देखा था कि इन लोगों ने मिलकर कैसे इंडियन रूलर्स को पछाड़ दिया, इसमें हम देखेंगे कि यूरोपियंस कैसे, यूरोपियंस में फ्रॉम अमंग द यूरोपियंस ब्रिटिश कैसे आगे आ गए।
तो इसमें दो पोर्शन है आपको, एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग सुनते होंगे, तो ये एक्चुअली इंडिया की कंपनी नहीं है, मैं कंपनीज लिख देता हूँ क्योंकि एक कंपनी नहीं है। तो इसमें दो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनीज क्या थी, इसका बहुत बड़ा रोल है। लोग पहले बहुत दिनों तक देश जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम नहीं था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। कंपनी जैसे अंबानी की कंपनी है, रिलायंस, जैसे टाटा एक कंपनी है, उसी तरह की एक कंपनी है। ये कंपनी कुछ चीज़ों में ट्रेड करती थी और सरकार का इसको हेल्प मिलता था अपने अपने गवर्नमेंट का, ताकि ये गवर्नमेंट को प्रॉफिट शेयर करती थी कि जैसे ठीक है हम फला जगह जाएंगे, नया मार्केट मिलेगा, वहाँ इतना प्रॉफिट होगा तो हम इतना पैसा ला के आपको देंगे, वहाँ फला चीज़ हम खोजेंगे वो होगा तो वो आपको मिलिट्री में ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फ्री में दे देंगे। तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती थी पॉलिटिकली, अभी भी करती है, वो आप लोग थोड़े बड़े होइएगा तो समझिएगा। तो अभी दो मेजर कंपनी जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई, वो एक आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक आई आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दो मेजर पावर है यूरोप में उस टाइम में था। पहले आप पढ़ चुके हैं स्पेन, पोर्टुगीज़। इंडिया में सबसे पहले जो नया रूट खोजा था आफ्टर द अरब्स हैड ब्लॉक्ड द मेडिटेरेनियन सी, वो था वास्को डी गामा। था तो पहले स्पेन में रहता था वो, लेकिन वो आया था पोर्टुगीज़ शिप लेके आया था वो। आपको मालूम होगा, आपने क्रिस्टोफर कोलंबस पढ़ा होगा और वास्को डी गामा पढ़ा होगा। तो ये लोग पहले आए थे यहाँ पे। तो वो कंट्रीज़ पहले आए थे, स्पेन एंड पोर्टुगल वर लीडिंग इन द वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। लेकिन बाद में वो पीछे हो गए, बाद में ये दो कंट्री आगे आ गए, ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की। कंपनी का नाम था, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई और कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इंडियन साइड में, एशियन साइड में इनको ट्रेड का राइट्स दिया इनकी सरकार ने, यहाँ पे आप ट्रेड की, ये मोनोपोली दिया। मोनोपोली मतलब होता है एक ही कंपनी को पूरा राइट हो। जैसे मैंने बोला कि यहाँ नमक बिकेगा, अररिया में टाटा का ही बिकेगा, दूसरी कंपनी का नहीं बिकेगा। दूसरी कंपनी के बिकने में नुकसान ये है कि वो अगर कंपनी ये 5 रुपये में अगर 1 किलो नमक बेच रहा है तो वो 4 रुपये में बेचेगा, तो उसका नमक ज़्यादा बिक जाएगा। तो कंज्यूमर के पास जो चॉइस होगा, तो लेकिन कंपटीशन उन दोनों में बढ़ जाएगा, तो कल को उसको भी अपना रेट 4.5 रुपये करना होगा। तो कंपनी चाहती है कि इस मार्केट में सिर्फ मेरा ही सामान बिके, लोगों के पास मजबूरी हो जाए कि नमक खरीदें तो मेरा ही खरीदें। इसीलिए पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गाड़ी बिके तो मेरी ही बिके, दूसरी गाड़ी को आने ही नहीं दे, टैक्स लगवा दें। इसीलिए सरकार से मिलते हैं लोग, सरकारी लोगों से, आप देखिएगा कंपनी के ऑफिशियल्स, ताकि वो सरकार को ही हैंडल में कर लें। तो यहाँ पे भी था, ये कंपनी बनी थी एक्चुअली ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इंडियन साइड में एशियंस गया। तो इसीलिए वो सरकार का सपोर्ट लेते थे ताकि मोनोपोली उनका हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग मोनोपोली याद रखिएगा। मोनोपोली मतलब ओनली सम, बट हमने बता दिया यहाँ पे इसी को राइट है ये काम करने का, दूसरा यहाँ पे नहीं बेच पाएगा। यहाँ पे ये चीज़ करने का भी राइट इसी को है, कोई दूसरे को ये काम नहीं करने देंगे। तो ये सरकार के ही हेल्प से होता था, क्योंकि सरकार का मिलिट्री होती है, फौज होती है। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। दोनों के कैरेक्टर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये फ्रेंच सरकार ने बनवाया था, ये ब्रिटिश ने फॉर्म किया था। तो 1600 में एक चार्टर बना था। चार्टर मतलब एक फरमान जारी किया था ब्रिटिश क्वीन ने, और 31 दिसंबर 1600 ये पूरे एशिया अफ्रीका में ग़ुलामी का सिंबल बना ये कंपनी। जो 1600 में एक कंपनी ब्रिटिश चार्टर के हिसाब से एक फॉर्म, इनको राइट्स मिला था। राइट्स क्या मिला था इनको? 15 साल के लिए ये राइट्स मिला था। राइट्स था इनका मोनोपोली फॉर 15 ईयर्स। यही चार्टर था इसमें कि आप कंपनी बनाइए। और कंपनी में कौन लोग थे? सरकार की कंपनी नहीं थी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। एक मतलब कुछ लोग थे जो कंपनी के ओनर थे। कंपनी सरकार की नहीं थी, सरकार ने अलाउ किया था इस कंपनी को कि आप 15 ईयर्स तक यू विल हैव अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन एशियन एंड अफ्रीकन रीजन। मतलब दूसरी कंपनी ब्रिटेन की अलाउ हम नहीं करेंगे, आप ही की कंपनी को ये राइट्स रहेगा। 1600 में बना। इंडिया में कब परमिशन मिला? तो इंडिया में ये लोग जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर ने प्रमोशन दिया था। बाद में ये लोग बदमाशी करने लगे तो प्रमोशन इनकी छीन ली गई थी। तो उनको पकड़ के शायद औरंगजेब के दरबार में लाया भी गया था और नाक रगड़वा दिया गया था इनका। तो इनकी ये हालत थी। ये लोग आए थे कि हम लोग बस थोड़ा ट्रेड करने आए हैं, कुछ सामान यहाँ से ले जाएंगे, कुछ वहाँ से लाएंगे, जो प्रॉफिट होगा थोड़ा वहाँ की सरकार को देंगे, थोड़ा आपको देंगे। तो उस वक्त ये थ्रेट नहीं समझा था और अलाउ कर दिया था। बाद में गोल्डन फरमान वगैरह वो बहुत बात का मामला है। ये तभी आ चुके थे जहांगीर के दरबार में फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो मेजर उस टाइम में जो ट्रेड करते थे, ये कॉटन में करते थे, शुगर,
उसके बाद सिल्क का जो चाइनीज़ कपड़ा आता था, टेक्सटाइल जो कपड़े हो गए, ये कॉटन बॉल्स हो गया, उसी से बनता था टेक्सटाइल, यहाँ पे कपड़ा बनता था टेक्सटाइल। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको सॉल्टपीटर बोलते हैं। अब ये सॉल्टपीटर क्या है, ये आप अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पोटेशियम नाइट्रेट है ये एक्चुअली में, यहाँ पे मिलता भी था, बनता भी था। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बहुत सारे चीज़ों में होता है, मेडिसिन में होता है, केमिकल्स में होता है, फर्टिलाइज़र्स में होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ का गन पाउडर में होता था। जो उस टाइम में गन्स होती थी, उसमें जो गोली होती थी, उसमें इसका यूज़ होता था, जिसका डिमांड बहुत था। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे इनका जो पर्पस था, ये इंडिया में ये सामान ख़रीदते थे सस्ते दामों में, इसको यूरोप में ले जाकर और अमेरिका में ले जाकर बहुत हाई कॉस्ट में बेचते थे। तो ये तो हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सरकार की नहीं थी, इसके अपने इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। इनको 1600 में फॉर 15 ईयर्स के लिए मोनोपोली मिला था। बाद में तो ये चलता चला गया, और बाद में क्या क्या किया इन्होंने अभी हम बताएंगे कि ये क्या क्या करने लगे। ये काम था इनका करने का, इसी काम के लिए बनी थी कंपनी, बाद में बहुत कुछ करने लगे। फ्रांस का जो था, ये गवर्नमेंट ने बनाई थी ये कंपनी, पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट फॉर्म दिस। तो ये दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट ने यहाँ अलाउ किया था कुछ लोगों को, यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद ही कंपनी बनाई थी, सरकार की अपनी कंपनी थी ये। और इसको जो पेमेंट करती थी, ये फ्रेंच गवर्नमेंट ही करती थी। पूरा पैसा वैसा, सैलरी वगैरह, या फैक्ट्री कहाँ बनेगी, उसमें क्या कॉस्टिंग आएगा, इसको नहीं करती, इसमें कंपनी अपने प्रॉफिट से करती थी, ये फ्रेंच गवर्नमेंट करती थी। और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मेन आदमी इसमें क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते थे, हर जगह गवर्नर्स होते थे, इनके गवर्नर जनरल्स होते थे कंपनी के, जो हैंडल करते थे अपने अपने एरिया को। फ्रांस का जो कारोबार इंडिया में बढ़ा, उसमें एक गवर्नर था इनका, पौंडीचेरी में शायद डुप्लिक्स नाम था, इसका बहुत बड़ा रोल है इसको बढ़ाने में। यहाँ पे बाद में उसको बुला लिया गया था, सेकेंड या थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद इसको बुला लिया गया था वापस, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग हो गया था। लेकिन जो भी इंडिया में फ्रांस का पावर बढ़ा, वो इस आदमी की वजह से बढ़ा, ये गवर्नर जनरल था। अब ये लोग, इन लोगों ने कहाँ कहाँ खोला था, तो इन लोगों ने जो अपना सेटलमेंट बनाया था, वो बंगाल में बनाया, केरला में थोड़ा सा बनाया था। ये सब कहाँ करते थे, कोस्टल एरियाज़ पे कब्जा करते थे, पौंडीचेरी में बनाया, इन सब जगहों पे फ्रांस का सेटलमेंट था। और जो ब्रिटेन का जो सेटलमेंट बना था, वो कोलकाता में बना था, हुगली, और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना था इनका सूरत में। अब देखिए जो इंडिया का जो मैप है आपके पेज में, उस पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 56 में आप देखिएगा कि वो जो अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, पेज नंबर जो साइड वाला पोर्शन है, कोस्टल पोर्शन है, वहीं पे वो लोग जाकर फैक्ट्री वगैरह बनाते थे। उसमें क्या होता था कि सामान वहाँ पे फैक्ट्रीज बना है फैक्टर से, फैक्टर बोलते हैं ऑफिसर जो वहाँ रहते, तो फैक्ट्री होती थी, वहाँ पे गोडाउन्स होता था बड़ा बड़ा, कहीं कहीं प्रोडक्शन हाउसेस भी होता था। उसके बाद जो लोग काम करते हैं उनका घर होता था, और वो लोग उसको घेर देते थे, अच्छे से चौहद्दी वगैरह करा देते थे, बाउंड्री करा देते थे, और आम तौर पे वो रखते थे पोर्ट्स के आसपास, ताकि सामान को ले जाने लाने में आसानी हो। फिर बाद में उन्होंने रेलवे नेटवर्क बनाकर उन पोर्ट्स को जोड़ दिया था। रेलवे नेटवर्क उन्होंने कोई कम्युनिकेशन के लिए, मतलब हमारे लिए नहीं बनाया था कि लोगों को जाने में आसानी होगी, बाद में हमको फ़ायदा हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उन्होंने अपने लिए बनाया था कि अब कोलकाता से जोड़ देते हैं सूरत को, सूरत से मुंबई को, मुंबई से चेन्नई को। कोई चीज़ चेन्नई में मिल रही है, अब उसको कोलकाता के रास्ते कहीं ले जाना है, तो पहले हम लोग रेलवे से ले आते हैं। तो पहले उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाया, तो वो हेल्प करने के लिए नहीं बनाया, वो माल ढोने के लिए बनाया था अपना। तो ये आपका दोनों कंपनी में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब बना, ये प्राइवेट कंपनी थी लेकिन गवर्नमेंट सपोर्टेड थी, ये गवर्नमेंट की कंपनी थी। इनका जो सेटअप हुआ है, हुगली और सूरत में पहला फैक्ट्री इनका बना है, और इनका जो बना है बंगाल का एक जगह है, आप उसमें देखेंगे चंदर नगर है, और फिर माहे केरला में है, पौंडीचेरी में है, कराईकल में है। यहाँ पे 4 जगह फ्रांस का बना, इनका सेटअप हुआ। क्लियर है। अब उस फैक्ट्रीज में क्या क्या होता था, तो उस फैक्ट्री में आपको रेजिडेंशियल हाउसेज होते थे, गोडाउन्स होते थे। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थे, इसमें और भी कौन कौन से कंट्रीज आई, ये 2 मेजर कंट्रीज है, और भी कितनी कंट्रीज आई, तो और वो किस किस चीज़ में बेसिकली ट्रेड होता था। इन सब चीज़ों में तो होता ही था, इसके अलावा किन चीज़ों में ट्रेड होता था। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी कंपनी और आई। तो बेसिकली जो कंपनी इनसे पहले, इंग्लैंड से पहले यहाँ पे पोर्टुगीज़ आ चुके थे, पोर्टुगल आ चुका था, डेनमार्क आ चुका था, हॉलैंड आ चुका था, डच होता नीदरलैंड, हॉलैंड एक ही बोल सकते हैं आप, हॉलैंड, नीदरलैंड, और उसके बाद डेनमार्क हो गए, उसके फ्रेंच हो गए, फ्रांस के, और ये ब्रिटिश जो
ब्रिटिश काफ़ी लेट आए थे यहाँ पे। तो स्टार्ट तो बहुत जल्दी किया था, लेकिन ये लोग, इनका सेटलमेंट हो चुका था यहाँ पे, फ्रांस का हो चुका था, फिर ब्रिटिश आए थे। तो इतने 1 2 3 4 5 6 काफ़ी सारे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ सब लोग थे। स्पाइसेस बहुत फेवरेट था, मसाला। उसके बाद में इंडिगो का होने लगा था, नील का खेती। ये चंपारण सत्याग्रह बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसी वजह से हुआ। तो उसके बाद सिल्क तो बहुत पॉपुलर था, चाइनीज़ सिल्क। फिर इंडिया में भी ब्रीड होने लगा था सिल्क, रेशम और क्लोथ, टेक्सटाइल का बहुत, ये मेजर मार्केट्स। ये सारे जो लोग थे, कॉमन काम था, इतना काम तो ये लोग करते ही थे, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाते थे वहाँ के लोग। तो स्पाइसेस मिलने से वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो इंडियन स्पाइसेस में जो स्मेल होता है, एरोमा जो होता है उसको बोलते हैं, वो कहीं और नहीं है पूरी दुनिया में, जो साउथ इंडिया में मिलता है। तो इसका ट्रेड बेसिकली होता था, ये सारी कंपनीज थी। बाद में काफ़ी दिनों के बाद धीरे धीरे ये हुआ कि इसमें कई कंपनीज यहाँ से हट गई, पोर्टुगीज़, डच, ये सब धीरे धीरे आउट हो गई। मतलब फ्रांस और ब्रिटेन ने धक्का मार मार के, होता है ना, भगा दिया। आप 4 लोग मिलके गोश्त खा रहे हो, पुलाव खा रहे हो, और 2-3 उसमें बदमाश आ गए, धक्का उक्का मार के भगा दिया। अब 2 ही 3 लोग बचे। तो इस तरह से इन लोगों में आपस में राइवलरी होती है, जो हम लोग पढ़ेंगे कि आप इतने लोग थे, इतनी कंट्रीज़ यहाँ पर आकर इंडिया के मार्केट में गिद्ध की तरह टूट पड़ी थी। और वो जो कैपिटलिज्म का रास्ता, प्रॉफिट मेकिंग, उसके थ्रू यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही थी। यहाँ से माल को ले जाकर बेच रही थी, यहाँ के राजाओं से मिल रही थी, और यहाँ पे अपना फोर्ट्स बना रही थी, अपना सेंटर्स बना रही थी। अब इनमें जब इतने लोग आ जाएंगे एक ही जगह लूटने के लिए, तो झगड़ा तो होना है। तो अब जो झगड़ा शुरू हुआ, पहले जो हम लोग पढ़े थे कि इंडियन रूलर्स और ब्रिटिश में, यूरोपियंस में झगड़ा होता था, अब इन लोगों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो यूरोपियंस के बीच में खूब लड़ाई हुई इंडिया में। इसको बोलते हैं राइवलरी इन ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, राइवलरी इन ट्रेड। ये जो राइवलरी है, ये इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में नहीं है, दिस इज अमंग द यूरोपियंस, अब आप देखिएगा इंडिया का जो वो मैप है जो आपको बना हुआ है, उसमें पेज नंबर आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो पेज नंबर 56 में जो मैप है, आप देखिएगा कि कहाँ पे है, यहाँ पे है कब्ज़ा, यहाँ पे है कब्ज़ा, यहाँ पे कब्ज़ा है, यहाँ पे कब्ज़ा है, यहाँ पे फ्रेंच का ज़्यादा है, कहीं पे पोर्टुगीज़ का है, कहीं पे आपको इधर भी ब्रिटिश का ज़्यादा कब्ज़ा है। तो ये पोर्ट टाउन पे इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, आप लोग देखिएगा, यहीं पे इन लोगों के फोर्ट्स वगैरह हैं। तो अब राइवलरी कैसे रही, कितनी कंट्रीज़ आ गए, सबको एक ही चीज़ में ट्रेड करना है, तो राइवलरी होगी। राइवलरी हुआ तो झगड़ा होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। एक मार्केट में 10 लोगों का नमक बिक रहा है तो कंपटीशन बढ़ेगा, रेट कम होने लगेगा। रेट, कैपिटलिज्म का पूरा पर्पस है प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे लोग, और प्रॉफिट कमाने के लिए लोग लड़ाई मारपीट सब करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जैसे ही दूसरे कॉम्पिटिटर आ जाता था प्रॉफिट कम हो जाता था, उनका मार्केट में शेयर कम हो जाता था। यहाँ 6-6, 7-7 कंट्री कॉम्पीट कर रहे थे, तो इन लोगों में आपस में खूब झगड़ा शुरू हुआ, उसी को बोलते हैं राइवलरी। अब जो ये झगड़ा शुरू हुआ, तो झगड़ा शुरू होने से कंपटीशन बहुत बढ़ा, उस पर रेट पे इम्पैक्ट हुआ, रेट कम हो गया, रेट पे इम्पैक्ट हो गया। अब मार्केट में, यूरोप के मार्केट में सिल्क लेके बहुत सारे लोग पहुंचे, ब्रिटेन वाले भी पहुंचे, डच भी पहुंचे, फ्रेंच भी पहुंचे, तो उसमें रेट कम हो गया, तो उसके वजह से रेट पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इन लोगों में जब झगड़ा हुआ, तो इन लोगों का काम पहले ही बताया था मैंने, लोग क्या करते थे कि इंडिया से सामान सब सस्ते दाम में खरीदे, बहुत सस्ते में खरीदे थे फोर्स करके, और ये सब शिप से लेकर जाते थे, यूरोप लेके जाते, या तो मेडिटेरियन के थ्रू लेके जाते थे, या इधर से केप ऑफ गुड होप से लेकर जाते थे। ये शिप्स लेके जाते थे, यहाँ पे बहुत सारा यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ बेचते थे, और कुछ लोगों का इधर कंट्रोल था, अमेरिका, वहाँ भी जाके बेचते थे। ये इनका काम था। अब इसमें राइवलरी हो गई, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया कि लो प्राइजेस पे उनको उठने नहीं लगा। अब जैसे आप फॉरबिसगंज में सपोज कोई सामान उठा रहे हैं, बताया था, आप भी मकई उठाने गए, 2-3 आदमी और भी गए। पहले आप अकेले जा रहे थे, तो वो जिस रेट में आप बोल रहे थे 900 रुपये में दे देता था। अभी 5 आदमी पहुंच गया उसके पास, तो उसका तो मन में लालच होगा, वो बोलेगा जो ज़्यादा पैसा देगा उसको देंगे। ये राइवलरी की वजह से उसका रेट बढ़ जाता था। तो रेट बढ़ा तो लोगों का प्रॉफिट कम होने लगा। तो प्रॉफिट कम होने के लिए लोगों ने, ये जो कंपनीज, ये जो कंट्रीज़ थी, इन्होंने बदमाशी शुरू किया। बदमाशी क्या शुरू किया इन्होंने बदमाशी शुरू किया कि इन्होंने दूसरे के शिप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। पलट देते थे समुद्र में, नेवी बनाते थे, दूसरे के शिप को लूट लिया, पानी में पलट दिया कि उसका माल वहाँ पहुँचे ही नहीं, यूरोप पहुँच नहीं पाए, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद रूट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, रूट में पायरेट्स लगा दिए, फौज लगा दी कि उसका फलां कंट्री का शिप आएगा तो उसको पलट देना, उससे लड़ लेना, लड़ाई कर लेना, डिले कर देना, कच्चा माल है तो सड़ जाएगा, सड़ने देना। तो ये काम करते थे।
तीसरा काम इन्होंने किया कि ब्लॉक किया। उसके बाद इन्होंने अपनी अपनी आर्मी रखना शुरू कर दिया, अपनी फौज रखना शुरू कर दिया, मिलिट्री, अपने सामान को बचाने के। जैसे आपका शिप एक बार पलटा चला गया तो अगली बार आपने शिप पे गार्ड रख दिया। आपको लगा गार्ड से नहीं हो रहा तो एक शिप जा रहा है तो 3 शिप और रख दिया जिसमें खाली फौज रख दी। तो उसके बाद कंपनी वाले अपनी फौज रखने लगे धीरे धीरे। ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी फौज रखने लगी, लोगों को हायर करने लगे, सेव करने के लिए फौज रखने लगे, सरकार से मदद लेने लगे। और जहाँ जहाँ इनका सेटलमेंट था, जैसे यहाँ पे इनका सेटलमेंट है फैक्ट्री, इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार, फोर्टिफिकेशन करने लगे और यहाँ पे भी फौज रखने लगे। यहाँ पे भी लोकल लोगों से मिलकर फौज रखने लगे ताकि यहाँ पे हमला नहीं हो, क्योंकि एक दूसरे के फैक्ट्री पे भी हमला कर देते थे लोग, लूट के लेकर चले जाते थे। तो ये राइवलरी की वजह से ये लूट खसोट और ये सब शुरू हो गया। ये शुरू होते होते जब ये बहुत चला तो 2 कंट्री तो पूरा बाहर निकल गया मैक्सिमम जगह से, पोर्टुगीज़ और डच। इसको इन लोगों ने मिलकर भगा दिया। अब ज़्यादातर जो कंट्रोल बचा इंडिया में वो बचा आपको ब्रिटेन का और फ्रांस का। तो ये फिल्टर हो 6-7 कंट्री में, अब ये 2 कंट्री बचे, बाकी को मारपीट के भगा दिया। इतना प्रेशर डाला, इतना फौज वगैरह हो, हमला, लूट खसोट जितना कर सकते थे सब करने के बाद ये दोनों बचे। ब्रिटेन फ्रांस हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, आपको मालूम है। अमेरिका में लड़े, यहाँ टिपू सुल्तान से लड़ाई हो रही थी तो एक आदमी को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, बाद में वहाँ नेपोलियन आ गया तो यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। तो लेकिन हमेशा से ये लड़ते रहे, यही राइवलरी है। अमेरिका में भी ट्रेड राइवलरी थी, यहाँ पे भी ट्रेड राइवलरी है। तो अब कुछ दिन तक ब्रिटेन और फ्रांस में चलेगा, बाद में कार्नेटिक वॉर्स के बाद फ्रांस भी साइड हो गया, सिर्फ ब्रिटेन रह गया। ये है। तो आप समझ गए कि ये इतने कंट्रीज में ब्रिटेन कैसे फिल्टर होकर आ रहा है। तो बाद में इतने कंट्रीज में यहाँ से डच वच ये सब निकल गए, अब ये 2 मेजर कंट्री बचा। अभी कुछ कुछ इन्फ्लुएंस था पोर्टुगीज का कहीं कहीं पे, लेकिन मेजर इन्फ्लुएंस मेजर पार्ट से खत्म हो गया, क्योंकि ट्रेड राइवलरी की वजह से जो झगड़े हुए उसमें ये हार गए। अब इन दोनों में झगड़े होंगे, तो इन दोनों में झगड़ा हुआ है जिसको एंग्लो फ्रेंच वॉर कहते हैं। इंडिया के सॉइल पे लड़ा, 2 कंट्री का वॉर है वो, मतलब 2 पड़ोसी आपके घर में आके लड़के चले गए और वो अपना झगड़ा सुलझा के चले गए, ये वॉर हुआ। तो इंडिया में कार्नेटिक वॉर्स हुआ है जिसको बोलते हैं। एक्चुअली ये इंडिया का वॉर नहीं था, इट वॉज अ वॉर ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। इट वॉज फॉट ऑन इंडियन सॉइल। तो इसको हम देख लेते हैं तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ठीक है, इस राइवलरी इन ट्रेड पूरे यूरोपियन का है। यहाँ से बच के निकल गए हैं 2, होता है ना, फाइनलिस्ट आ गए हैं। अब इन फाइनलिस्ट में रेस होगा कि कौन जीतता है। तो ये रेस 3 वॉर का रेस है, 3 बार रेस करवाया गया है। तो उसमें से फाइनली ब्रिटेन आगे हो गया। अभी लड़ाई जो थी इसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। अब कार्नेटिक क्या हुआ, कार्नेटिक पोर्शन बोलते हैं जो कर्नाटका का पोर्शन है अभी, उसको बोलते हैं कार्नेटिक बोलते थे उस टाइम में। कन्नड़ स्पीकिंग लोग वहाँ पे रहते थे। उसका जो कुछ पोर्शन है, ईस्ट पोर्शन, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद के कब्जे में था उस टाइम में। यहीं पे लड़ाई हुई, यहीं पे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में वॉर ऑफ सुप्रीमेसी के, इंडिया में किसका रूल चलेगा उस पर लड़ाई हुई। यही लड़ाई अमेरिका में भी थी जहाँ पे ब्रिटेन हारा था, जहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांस की मदद से ब्रिटेन को भगा दिया था। यहाँ पे पासा थोड़ा सा पलट गया। तो 3 वॉर्स हुई हैं, इसको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। कहाँ पे हुई पता चल गया आपको। अब इस रीज़न क्या था इस वॉर का, वॉर ऑफ सुप्रीमेसी। और इमिनेंट रीजन जो होता है सुप्रीमेसी, कहाँ पे सुप्रीमेसी दिखाना है, तो ट्रेडिंग पोर्ट्स जो थे, पोर्ट्स जितने थे उस पर कब्जा। यही था कि इंडिया का जितना पोर्ट्स है मैक्सिमम ट्रेडिंग, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, वेस्ट में, जैसे कोरोमंडल कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, इसमें जितने पोर्ट्स हैं उसी पे कब्जा था मेन काम। क्योंकि पोर्ट्स पे कब्जा मतलब यहाँ के ट्रेड पे कब्जा, मतलब ट्रेड रूट पे कब्जा। ये मेन रीज़न था। पूछा जाएगा व्हाट वाज द मेन रीज़न, चीफ रीज़न, सिंगल रीज़न, तो दैट वाज सिंगल रीज़न। एडिशनल रीज़न क्या थे, इसके साथ कुछ और रीज़न आ गए थे, लेकिन ये मेन था। एडिशनल रीज़न आ गया कि इंटरनेशनल फैक्टर था। इंटरनेशनल फैक्टर ये था कि ब्रिटेन और फ्रांस में बाहर भी कहीं कहीं लड़ाई चल रही थी। जैसे अमेरिका में चल रही थी लड़ाई, वैसे ही एक लड़ाई चली थी ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं, उसका इम्पैक्ट था यहाँ पे। उसके बाद एक लड़ाई 7 ईयर वॉर चली है बहुत दिन तक ब्रिटेन और फ्रांस में, उसका इम्पैक्ट था। उसके वजह से यहाँ भी झगड़ा शुरू हो गया था। दूसरा था
कि जो फ्रेंच और ये जो थे ब्रिटिश, जब यहाँ पे ये कंपनी पावरफुल होने लगी, दे अलाइंड विद लोकल लीडर्स। जैसे आपने इस एरिया का जो राजा बंगाल से किसी ने, फ्रांस ने अलाइन कर लिया, तो ब्रिटेन वाले ने अवध से कर लिया। तो अब इन दोनों के झगड़ा में ये दोनों कंट्री पड़ गया। ब्रिटेन का और फ्रांस का मामला नहीं था, मामला था बंगाल और अवध का। लेकिन क्योंकि बंगाल से दोस्ती थी ब्रिटेन वाले की, अवध से दोस्ती थी फ्रांस वाले की, तो बंगाल का और अवध का झगड़ा हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस भिड़ गए। तो ये इंटरनल फैक्टर्स ये हो गया कि किसी और के झगड़े में ये पड़ गए। अब क्या होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और उसके बाद मुगल्स यहाँ से ख़त्म हो गए थे। मुगल्स ख़त्म हो गए थे, कोई सेंट्रल पावर नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को खूब मौका मिल रहा था। इंडिया को खेत की तरह, खुले मैदान की तरह खूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा सब मस्त कर रहे थे आराम से। तो मेन फैक्टर ये था और सपोर्टिंग फैक्टर्स ये हो गया। तो इज दैट क्लियर?